हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं यूपीएससी का जीएस 1 का पेपर जो 2024 का भी पेपर हुआ है। हम उसी पेपर को गाइस आज सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पेपर में सबसे बड़ी बात देखो, जीएस 1 के पेपर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कितना आइडियल स्कोर होना चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे इस पेपर को अप्रोच करना है, पूरे पेपर का डिटेल्ड हमने एनालिसिस लेकर आए हैं। अब देखो, कई बारी देखो क्वेश्चन तो आ ही रहा है कि मैम ऐसे में मैंने आपको जैसा कल बता ही दिया कि ऐसे के अंदर कितना आइडियल स्कोर होना चाहिए। अगर आप जीएस पेपर 1 का पेपर देकर आए हैं तो आप समझ लो आपका ना आइडियल स्कोर, अगर आप चाहते हो रैंक आपकी रहे 1 से 10 के बीच में, एटलीस्ट 125 स्कोर, समझ रहे हो। यानी 100 से अगर आपका 120 के बीच में स्कोर आ रहा है जीएस 1 के अंदर, तो आप सही जगह पे एक रैंक पे आ जाओगे। ठीक है। अब देखो, इसके क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सीधा पहले हम चलते हैं अपने इस वाले पार्ट पर, जिसमें ना हमें ये देखना है कि इस जीएस 1 के पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और देखो, कोई भी बच्चा, मैं समझती हूँ, देखो कुछ बच्चे देकर आ गए होंगे, उनको बहुत सारी नॉलेज भी होगी, लेकिन हर तरह का बच्चा आ रहा है तो शायद पहली बारी सारा सिलेबस अभी चेक कर रहा है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। तो हम हर तरह से हर बच्चे के लिए वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जीएस 1 का जो पेपर है, सबसे पहले याद रखो वो कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 20 इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको कहा यही जाता है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए अगर आप सच में रैंक वैंक चाहते हो, पास होना चाहते हो। फिर याद रखना कि 1 से जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो 150 नंबर के होते हैं, 150 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। 11 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन हैं वो आपके 250 वर्ड्स के आपको लिमिट का ध्यान रखना है, और ये आपके 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब देखो, सवाल यहाँ पर ये आता है हमारे पास कि हम कैसे अटेम्प्ट करें और इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। देखो, जीएस 1 का जो पेपर है ना, वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से बना है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बना है, इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पूछा जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, इंडियन सोसाइटी पूछा जाता है, और ज्योग्राफी पूछा जाता है। यानी कि ये सारे सेक्शंस आपके पास, ये 6 सेक्शंस आपके पास जीएस पेपर 1 में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हो और आपको अगले साल का पेपर अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी मेंस की तैयारी आप कर रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गो फॉर दिस प्रिपरेशन, है ना। अब देखो, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अगर बारे में बात करें तो इसके लिए ना क्लास 11th की एनसीईआरटी की किताब आती है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। उस किताब को रिलीजियसली पढ़ लो, बड़ी सही किताब है, बहुत कुछ आपको उस किताब से पता चल जाएगा। फिर आप चैप्टर्स कुछ ले सकते हो, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री जो एनसीईआरटी के है, उसमें जो कल्चर वाला टॉपिक है ना, वो उठा लो इसके टॉपिक के लिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, हर एक टॉपिक के लिए ना सिलेबस तो पेस्ट कर लो कहीं, हर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 का। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ तो देखो आपको एनसीईआरटी कुछ पब्लिश किताबों में मिल जाएगा, कुछ टॉपिक अगर नहीं मिलते तो उसको साइट से देखना पड़ता है, या आप कर सकते हो उसके लिए एक काम और कि आप उसके लिए इंटरनेट की हेल्प लो। फिर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग का जो मटेरियल है सीसीआरटी का, वो यूज़ कर सकते हो आप। एनसीईआरटी का जो है आपका हेरिटेज क्राफ्ट वाली बुक है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए इसमें ज़्यादा आपको और सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिस मटेरियल इज़ इनफ, ठीक है। अब आगे जो बात कह रहा है, आगे कह रहा है कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए पूरी बैठ के स्पेक्ट्रम मत पढ़ने बैठ जाओ, जो आपने ऑलरेडी कवर कर ही रखा है प्रीलिम्स में, है ना। आपको बेसिकली ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स को देख लो। जो टॉपिक्स आपको बिपिन चंद्रा में ना मिले वो आप स्पेक्ट्रम से कवर कर लो। तो इसके लिए बिपिन चंद्रा और प्लस आपका स्पेक्ट्रम, 2 किताबें इनफ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए भी आप बिपिन चंद्रा की किताब उठा लो, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या करोगे आप, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी किताब है आपकी मैकडॉगल लिटिल की, इसकी बहुत अच्छी किताब है, मतलब इसके चैप्टर 22 से लेके 36 तक आप पढ़ लो, आपका बड़ा भला हो जाएगा। फिर इंडियन सोसाइटी की अगर बात आए
तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की किताब आती है ना क्लास 11-12 की, वो किताब में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, वो वहाँ से देख लो और कुछ करंट अफेयर्स उठा लो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए तो जैसे प्रीलिम्स में पढ़ते हो ना एनसीईआरटी जीसी लॉन्ग, बस उतना ही ज़रूरी है। इतना आप किताबों का मटेरियल समझ रहे, यही किताबें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, किताबों के साथ साथ जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं यहाँ पे लिखा भी है कि प्रिंट आउट सिलेबस का ज़रूर उठा लो। और ये फाइनल देखो, हमारा एम ये है कि हम इतना लिख पाएँ। देखो अल्टीमेटली बहुत नॉलेज होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो ना 250 शब्दों में मैक्सिमम, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सारे फीचर, जैसे संगम लिटरेचर आप पढ़ रहे हो, मान लो कल्चर का ही मान लो पार्ट आ गया, संगम लिटरेचर, चोला आर्किटेक्चर आपने पढ़ा है, खाली इनके फीचर्स ही रिवाइज नहीं करने हैं, इनका देखना है कि अगर संगम लिटरेचर आया या चोला का आर्किटेक्चर आया, उस समय पर सोशल, पॉलिटिकली, रिलीजियसली क्या इम्पैक्ट होता था, ठीक है। उस चीज़ को एनालाइज करके अपने आंसर्स में आपको लिखना है। फिर मैं बता रही हूँ इंटरनेट का इस्तेमाल ज़रूर कर लो, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको आइडिया सही से नहीं मिल पा रहा होगा, उसके लिए हमारे पास वीडियोज़ होती हैं, उसी लिए हम बनाते हैं ताकि आपको कम से कम वो सारा मटेरियल उसमें से मिल जाए। फिर रेलेवेंट जहाँ पर आपको लगे कोई डायग्राम बनाना हो, प्लीज़ GS1 में बच्चे सोचते हैं क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं बनाना, बिल्कुल बनाओ, डायग्राम बनाओ, एग्जाम्पल दो, इलस्ट्रेशन दो। कोई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई रफ स्केच बना दिया किसी स्तूपा का, किसी द्रविड़ नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर का, वर्ली पेंटिंग्स का, बिल्कुल बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वर्ली आर्ट होता है, सीमेंट बॉडीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल्स, हेड इज़ बाय सर्कल्स, हैंड्स बाय सिंपल लाइन्स। ऐसे एक बेसिक चीज़ों का एक बेसिक राइट आप बना दो। ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन मैप बनाना आता है, वर्ल्ड मैप बनाना आता है, तो उससे बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप देखो, इस सब से भी ज़रूरत है कि आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को भी रिवाइज करके जाओ, देखो कितना आप आंसर्स को लिख पा रहे हो। फिर एडिक्वेट टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है, रिकलेक्ट करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिकलेक्ट करके लिखो कि आपको कितना आप लिख पा रहे हो। पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लिख कितना पा रहे हो सब में से, क्योंकि आपको बैठ के सिर्फ आपने रीड एंड रिवाइज करा, लिखा नहीं, तो बहुत साफ समझ लो गलती कर रहे हो आप, ठीक है। GS पेपर 1 के लिए आई एम टेलिंग यू, हर एक फैक्ट्स के साथ कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर बनाना। सारे क्वेश्चन सब बच्चों को, कोई सी भी बच्चे को नहीं आते हैं, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। एक AIR1 एक है स्टूडेंट है, मतलब IS है, उन्होंने ये बात कही कि वो उनको भी एक प्रॉब्लम हो रही थी कुछ इस तरह की, तो उन्हीं का जवाब है ये कि कई क्वेश्चन ऐसे वेग होंगे जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, तो अगर उससे आसपास का भी आपको कुछ पता है ना, तो वो भी लिख दोगे ना, तो कुछ मार्क्स अगर मिल जाएंगे ना, जैसे उनको 2 और 3 नंबर मिल गए उस क्वेश्चन पे भी जिनका उनको कोई आइडिया ही नहीं था, तो भी आपकी बहुत बड़ी एज है, समझ रहे हो। अब हम देखो सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं, बात करते हैं। देखो पहला जो इसमें सवाल है ना, वो ये है कि अंडरलाइन द चेंजेस इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे, क्या करेंगे। देखो इसके आंसर में सबसे पहली बात ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी सोसाइटी आपसे पूछ रहा है। सोसाइटी का मतलब है कि आप अगर ऋग्वेदिक सोसाइटी को देखते हो तो ये सोसाइटी कैसी थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, तो आप लिख दोगे इगैलिटेरियन सोसाइटी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी लिमिटेड मिलेगा। वर्ना सिस्टम यहाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता था, तो वर्ना सिस्टम भी था यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर फैमिली और क्लैन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी, ये भी लिखना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, ठीक है। अब ऋग्वेदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं इकॉनमी सेक्शन की, तो इकॉनमी यहाँ की कैसी थी बता देना भाई। इकॉनमी के बारे में अगर हम देखते हैं तो आप बताओगे कि देखो ज़्यादातर यहाँ पर पेस्टोरल इकॉनमी थी। कैसी इकॉनमी थी, पेस्टोरल इकॉनमी थी। 150 शब्दों में आपको लिखना है सारी बातें। फिर एग्रीकल्चर क्या था लेकिन बड़ा लिमिटेड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड था, लिमिटेड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड था। बार्टर सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था, ये सारी बातें आपको लिखनी है कि बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था वहाँ पर।
अब अगर बात आ जाए कि लेटर वैदिक पीरियड में कैसा मामला रहा, ये तो आपने लिख दिया वैदिक पीरियड का, ऋग्वैदिक पीरियड का, अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, यहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पर कास्ट हायरार्की है, कास्ट की हायरार्की यहाँ पर मिलेगी आपको, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास की डोमिनेंस मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, शूद्रास का स्टेटस डिक्लाइन मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादातर इम्पोर्टेंस रिचुअल्स को दी जाती है, रिचुअल्स को, ह्यूमैनिज़्म को ज़्यादातर आपको ज़्यादा दी जाती है रिस्पेक्ट, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पर लिखना कि यहाँ पर जो सिस्टम है ना, यहाँ पर पैस्टोरलिज्म डेफिनेटली है, पैस्टोरलिज्म बिल्कुल है यहाँ पर से, यहाँ पर धीरे धीरे एग्रीकल्चर की भी यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, समझ रहे हो। आयरन टूल्स यहाँ पर आ गए हैं, तो एग्रीकल्चर इसीलिए बढ़ता जा रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, समझ रहे हो। तो यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है कि कहाँ पहले इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, अब हायरार्कल सिस्टम आ गया, कास्ट सिस्टम आ गया है। एग्रीकल्चर में अब देखा जा रहा है कि बढ़ोतरी हो रही जा रही है, पहले पैस्टोरलिज्म था, अब एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लिखना कि आयरन टूल्स बढ़ गए थे, फिर बताना यहाँ पर आश्रम सिस्टम अमर्ज हो गया था, रिचुअलिज्म ज़्यादा आ गया था, ठीक है। तो इस सारे पॉइंटर्स से आपका ये आंसर जो होगा 150 शब्दों में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा जो है वो है, एस्टिमेट दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। यानी दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची और पल्लवों का योगदान क्या है, 150 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क का ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप बताना कि देखो जी जो पल्लवास हैं कांची के, उन्होंने ज़्यादातर 4th से लेकर 4 to 9 सेंचुरी में थे वो, कॉमन एरा में, और बहुत बड़ा रोल इन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर साउथ इंडिया में निभाया है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट अगर हम देखते हैं, कंट्रीब्यूशन इनका आर्ट में क्या था, तो इनके टाइम पे रॉक कट आर्किटेक्चर होता था। कैसा आर्किटेक्चर होता था, रॉक कट आर्किटेक्चर होता था। मतलब पल्लवा जिसमें मतलब बहुत महारत हासिल थी उनको रॉक कट आर्किटेक्चर में, क्योंकि उन्होंने, अगर आप देखो शोर टेम्पल का एग्जाम्पल लिख देना, शोर टेम्पल बना के दिखा देना, ड्रॉ कर देना डायग्राम, ठीक है। फिर यहीं पे देखने को मिला ड्रेविडियन भी आया मामला, ड्रेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी आने लगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि पल्लवास लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो बाद में चोलास उसको पीक पर लेकर चले गए थे। मैंने आपका यहाँ पे ना गोपुरम बनना शुरू हो गए थे, पिरामिडल गेटवे होना था, बहुत अच्छे मंडपास बनने लग गए थे, स्कल्पचर्स यहाँ पर आ गए थे। स्कल्पचर्स में कैसे कह रहे, पल्लवा जो स्कल्पचर्स प्रोड्यूस करते थे, बड़े अच्छा आर्ट, ब्रॉन्ज स्टैचू डीटीज़ के बने हुए होते थे। कह रहे ये तो देखो कंट्रीब्यूशन आर्ट में है। अगर आप लिटरेचर की बात करते हो कि लिटरेचर में क्या क्या हुआ, तो लिटरेचर के अंदर संस्कृत का लिटरेचर आ गया। संस्कृत में मतलब पल्लवास वर पैट्रोन्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर बताना, आप उनके बहुत सारे स्कॉलर्स वहाँ पर होते थे, पोइट्री ड्रामा वो उसी में लिखते थे। तमिल का लिटरेचर बढ़ने लगा, क्योंकि जो संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, पल्लवास सपोर्ट तमिल लिटरेचर को भी करते थे। भक्ति मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हो गई, सोचो आप, भक्ति मूवमेंट यहीं से शुरू हुई, यानी बहुत डिवोशन गॉड का यहाँ पर दिखने लगा पोएम्स में, पोइट्रीज़ में। तो पल्लवास ऑफ कांची ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड लिटरेचर में निभाया है, इतनी इनोवेशन करी है, इतना रिच बनाया उस कल्चर को कि कहना क्या। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सेकंड क्वेश्चन की। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है आपका, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पॉइंट आउट करने हैं इसके रिजल्ट्स बेसिकली। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। व्हाट कैन यू राइट। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए ना आपको पता ही है 1942 में हुआ, महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया, डू और डाई का फॉर्मूला भी दिया। अब कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से ना क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। देखो उस समय याद करो, क्रिप्स मिशन आया था, याद आया क्रिप्स मिशन 1942 का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था कि प्लान सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 तैयार करने के लिए, क्योंकि प्लान हमने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी बोला नहीं भैया हमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस दो, क्या हमें भड़काए जा रहे हो। फिर याद करो जो इवेंट लीडिंग टू क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें था ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट, ग्रोइंग
डिसकॉन्टेंट वाली बात कि बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स थे वो हैंडल कर रहे थे वॉर, और उसकी वजह से लोगों को इतना इकोनॉमिक हार्डशिप देखना पड़ा, इंडियन पॉपुलेशन को इतना डिसकंटेंटमेंट था, इतने सोल्जर्स बेचारे मर गए, तो बहुत लोग इनसे फेडअप हो गए थे। फिर गांधी जी की उस टाइम पे लीडरशिप भी थी। सारी बातें आपको लिखनी है, तो मैं आपको पॉइंटर्स दे रही हूँ बेसिकली। गांधी जी के लीडरशिप में एक पावरफुल वॉइस थी हमारे पास, और वो बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सेल्फ सफिशेंसी की बात कर रहे थे। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, देखो जब इंडियन क्विट मूवमेंट हुई तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिजल्ट था वो क्या था, मास अरेस्ट हुआ। क्या हुआ था, मास अरेस्ट हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी दूसरे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस थी, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस थी, यानी डिस्पाइट द अरेस्ट मूवमेंट कॉन्टिन्यूड अंडरग्राउंड रही। ठीक है, उसके अलावा वीकनिंग ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, यहीं पर हमें देखने को मिला वीकनिंग ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। फिर यहीं पर हमने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हमें मिलने लग गई। यहीं से हमारा एक्सेलरेट हुआ इंडिपेंडेंस का सपना, और यहीं से फिर इंडियन जो क्विट मूवमेंट है बहुत बड़ी मूवमेंट थी, जिसने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को बहुत स्ट्रेंथन करा और हमें नीड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ाया। ठीक है, नाउ डायरेक्टली मूव टू योर दिस थिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर, हाउ डज अफेक्ट दी फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस पे चलते हैं, अब हम इसका आंसर करते हैं कि ये कैसे होगा आंसर ये वाला। देखो इसमें हम ना अगर हम बात करते हैं, देखो सी सरफेस टेम्परेचर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही अभी विजन की मैगजीन में पढ़ाया भी था, और ये भी बताया था। देखो कई बारी डायरेक्टली जो मैगजीन में हम पढ़ रहे हैं ना वही क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली इन योर ज्योग्राफी, और जैसे आपके इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स में देखती हूँ उसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर डूइंग यू नो दैट विजन की मैगजीन्स एंड ऑल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सी सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा है। सबसे पहले तो समझो कि सी सरफेस टेम्परेचर होता क्या है। देखो सी सरफेस टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ओशन का जो अपर मोस्ट लेयर है ना, समझ रहे हो, उसका जो टेम्परेचर ओशन अपर लेयर टेम्परेचर का, उसको हम सी सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। मतलब टॉप फ्यू मीटर्स का जो होता है ना, और वहीं से ना वही सी सरफेस टेम्परेचर ही बहुत बड़ा रोल निभाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन में। अब ये कैसे अफेक्ट करता है, तो उसका कारण होता है सबसे पहला वार्म ओशन वाटर्स। क्या कारण होता है, वार्म ओशन वाटर्स, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को वार्म वाटर ही चाहिए। वार्म ओशन वाटर होगा तो वो आराम से सस्टेन कर जाएगा। वार्मर जितना पानी होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वो ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलपमेंट में कर पाएगा। फिर इसी के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है कि वार्म ओशन जो वाटर है वो हीट सोर्स की तरह काम करेगा, वो हीट एंड मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से ट्रांसफ़र करेगा और एक ऐसा लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देगा और हवा को राइज करा देगा। फिर तीसरा कारण होता है कन्वेक्शन एंड थंडरस्टॉर्म। ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से देखो वार्म है हवा, मॉइस्ट भी है तो ऊपर उठेगी वो और कूल एंड कंडेंस कर देगी जितने भी टावरिंग थंडरस्टॉर्म्स होंगे, और उससे इतनी हीट एंड एनर्जी निकलेगी लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाएगा। फिर कह रहा है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि ऐसा कोरियोलिस इफेक्ट, I think I've written the wrong spelling, CORIOLIS, yes, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट का क्या लिखोगे कि देखो जब अर्थ रोटेट करती है हमें पता है तो वो लो प्रेशर सेंटर में बनाती है ताकि वहीं से विंड जो है वो पूरा हिले और उससे एक साइक्लोनिक सिस्टम क्रिएट हो जाए, है ना। ये सारे फैक्टर्स से तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। अब इसने इम्पैक्ट भी पूछे हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर का ट्रॉपिकल साइक्लोन से। इससे इनकी जो फ्रिक्वेंसी है ना और जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सबसे बड़ी चीज़। फिर मोर पावरफुल स्टॉर्म्स आने लग जाते हैं, मोर पावरफुल स्टॉर्म्स, यानी कि वार्मर ओशन के पास बहुत एनर्जी होती है कि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लग जाए। फिर शिफ्ट्स इन स्टॉर्म ट्रैक्स, यानी जितना ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर राइज होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। तो याद रखना सी सरफेस टेम्परेचर एक की फैक्टर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को इंटेंसिफाई करने के लिए।
ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये स्टॉर्म्स हैं इसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। पूरी कोस्टल कम्युनिटी के लिए वर्ल्ड में ये एक थ्रेट बना हुआ है। पूरा आंसर ऐसे कंप्लीट करके आपको ये इस तरह से लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जैसे कि है, देखो हमने कर लिए हैं 4 क्वेश्चंस। 5वें क्वेश्चन में अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारी ज्योग्राफी से ही है। क्वेश्चन कहता है, वाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स दैन स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। हमें 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम कंप्लीट करने के लिए। देखो, लार्ज सिटीज़ क्यों अट्रैक्ट करती हैं? भाई ग्रेविटेशनल पुल है ना, माइग्रेंट वहीं पर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला फैक्टर ये लिखो आप, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि यहाँ पे जॉब मार्केट होती है, जॉब मार्केट है। फिर आप बताना यहाँ पर वेज डिफरेंशियल्स हैं। वेज डिफरेंशियल का मतलब समझते हो? हायर वेजेस भी हैं रूरल एरिया से अगर आप कंपेयर करते हो तो। फिर सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर जो होते हैं, जो इनको अट्रैक्ट करते हैं कि ये सिटीज़ में जाएं, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात आती है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स क्या हैं, उससे अर्बन डेवलपमेंट होता है। पुश फैक्टर्स क्या हैं रूरल एरियाज़ की तरफ? लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं उसको ध्यान में रखना है। तो पुश फैक्टर के लिए अगर हम चाहते हैं रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो तो हम इसके लिए क्या करना चाहिए? जो सिटीज़ में जो सुविधाएं हैं वही आप गाँव में दे दो, पॉवर्टी से उनको दूर करो, अपॉर्चुनिटीज़ उनको दो, जॉब्स एंड ऑल की, नेचुरल डिज़ास्टर से उनको बचाओ। आप समझ रहे हो? तो इस कॉम्बिनेशन से, यानी अगर आप उनको सोशो इकोनॉमिक प्लस आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो वहीं पे रहेंगे, उनको क्या ज़रूरत है घर से अपने बाहर आने की। समझ रहे हो? तो ये है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उसका क्या है? व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट एक्सप्लेन। आपको क्लाउड बर्स्ट बेसिकली एक्सप्लेन करना है। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पे कि क्लाउड बर्स्ट को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, क्लाउड बर्स्ट ना, अगर आप क्लाउड बर्स्ट की बात करते हो तो क्लाउड बर्स्ट एक तरह का रेयर मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है। रेयर मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है, इसमें इंटेंस बर्स्ट होता है, इतनी तेज़ बारिश आती है किसी लोकल एरिया में कि सडनली फ्लड आ जाती है बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में। ये बनता कैसे है? इसको बनने के लिए देखो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए। अगर स्पेसिफिक कंडीशन बन गई, यानी कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, अगर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, हाई ह्यूमिडिटी है, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जैसे कोल्ड फ्रंट वगैरह, माउंटेन रेंज वगैरह बन रहा है, उन सब से ये बन जाता है। बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन है, आइस क्रिस्टल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन हो रही है जिसकी वजह से हेल वगैरह ये सब क्रिएट हो रहे हैं, लोकलाइज फ्लडिंग, ये सारे की सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यहाँ पर इस तरह से तो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं क्लाउड बर्स्ट में। तो इसका जो देखो, इसमें ना अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम ज़रूर बना के आने हैं। जहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं क्लाउड बर्स्ट टाइप के, बिना डायग्राम बनाए आपको नहीं आना है। जहाँ भी आपको लगे कि डायग्राम बन सकते हैं, प्लीज़ मेक इट। मतलब इसमें कैसे बनाओगे? ऐसे आप कुछ भी बना दो, ऐसे करके बना दो कि ये भाई ये आपका ये कन्वेक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश दिखा देना, बादल दिखा देना, मतलब बहुत तरीके हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन का एक बादल दिखा देना, तो लाइक दिस। तो आपको पूरा ऐसे दिखाना है इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर इसमें डायग्राम बनाओगे तो विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। कह रहा है डेमोग्राफिक विंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट में ना देखो ये भी बता देना कि कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं जब डायग्राम बनाओगे। ठीक है, चलो अब तो हम सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा बताओ डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, और इन द वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन। कह रहे क्या जो है वो इस तरह से चल रहा है कि डेमोग्राफिक विंटर हो और वर्ल्ड जो हमारा मूव कर रहा है टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन। अब देखो डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा डेमोग्राफिक विंटर होता क्या है, और ये क्या ये वर्ल्ड में हमारा इस सिचुएशन के तहत बढ़ता जा रहा है, क्या हमारी ये सिचुएशन बनती जा रही है।
तो इसके लिए आप कैसे आंसर करोगे ये हम देखते हैं। देखो, डेमोग्राफिक विंटर यानी कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ना आपका डेमोग्राफिक विंटर में आपका जो बर्थ रेट है ना वो डिक्लाइन करेगा, और जो पोटेंशियल पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन करेगी। आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो भी रहा है, यहाँ पर है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें कई सारे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। अब बहुत सारी जो कंट्रीज इससे अफेक्ट हो चुकी हैं लगा लो, क्योंकि उनका लो फर्टिलिटी रेट आ रहा है, जैसे जापान है कंट्री आपकी, ठीक है, साउथ कोरिया है, इटली है, जर्मनी है, ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इस सबसे अफेक्टेड है, स्पेन है, यूरोपियन कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा इसको कर रही हैं। अब इसकी वजह क्या होती हैं? देखो, इसका वजह सबसे बड़ी बात है डिक्लाइनिंग आपका फर्टिलिटी रेट, ठीक है। दूसरा, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, सोशल नॉर्म्स हमारे चेंज होते चले जा रहे हैं, हमारा डिलेड मैरिज है, चाइल्ड बेयरिंग है, एक्सेस नहीं है, इम्प्रूव्ड एक्सेस हो चुका है कॉन्ट्रासेप्शंस का, फीमेल पार्टिसिपेशन ज़्यादातर हमारा वर्क फोर्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब देखो, वर्ल्ड में सिचुएशन तो क्रिएट हो ही रही है, मैंने आपको कई कंट्रीज़ के नाम बताए। अब इससे पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस पता है क्या क्या आएंगे? इससे वर्क फोर्स श्रिंक होएगा अगर डेमोग्राफिक बनता चला जाता है, श्रिंकिंग वर्क फोर्स, इससे ना आपके प्रेशर बढ़ेगा गवर्नमेंट का, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन पेंशन, पेंशन पर आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, हेल्थ केयर पर आपका पैसा ज़्यादा जाएगा। देखो कितना ज़्यादा आपका पैसा इधर उधर लग रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल फिनोमेना आप मत लिखो कि हर जगह ही हो गया, आप इसको ऐसे लिखना कि इट्स नॉट अ ग्लोबल फिनोमेना राइट नाउ। आप ये लिखो कि कई डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसा फेस कर रही हैं, ठीक है ना। ग्रोइंग पॉपुलेशन वहाँ पर, डेमोग्राफिक विंटर डिफरेंट है, पॉपुलेशन एजिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको कैसे लिखना है आपने, इस बात का ध्यान। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम ना बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में जेंडर इक्वलिटी और आपके जेंडर इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब पे डिफरेंस है। दूसरा, ये क्यों एक जेंडर कंसर्न बनता जा रहा है जब हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं अब हम। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन पे ना कैसे आपको करना है। जेंडर इक्वलिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी क्या होती है। एक ऐसा स्टेट ऑफ इक्वल राइट जहाँ मिले सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिले, सेम राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। जेंडर इक्विटी और जेंडर आपकी इक्वलिटी में फ़र्क होता है। यहाँ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी की भी बात आती है, यानी कि नाइजेस दैट मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट नीड्स, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि यानी कि इनेबलिंग वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ एंड डिसीजन, उसी को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। अब क्यों एक कंसर्न बनता जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना कि जेंडर कंसिडरेशन आर इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट तो है प्रोग्राम डिज़ाइन एंड आपके इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन इफेक्ट कैसे कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो आप इसके लिए बताना। देखो जी, सबसे पहला फैक्टर है सोशल जस्टिस का ही, प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। अगर आप ये सब करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट करते हो, तो डिग्निटी से जिएंगी, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, इससे इम्प्रूव होगा हेल्थ एंड वेलबींग, सबका इम्प्रूव हो जाएगा। इफ़ेक्टिव गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये, इससे इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, इक्वलिटी बढ़ेगी, आई है रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो अगर ये सारे आप लेते हो ना बाय टेकिंग जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट, तो प्रोग्राम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो और अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि उसमें वुमेन रिलेटेड, जो गर्ल्स रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक क्राइसिस आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जिस पे किया गया है, वो सारी चीज़ें दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। ये इसमें लिखना था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बताना था कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं बिटवीन कास्ट एंड विच हैव अ सोशो इकोनॉमिक पैरिटी and have increased to some extent, but there is less true of interreligious marriages। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो समान आपके जो सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्राज्य जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में ये कथन सच कम है। अब इस क्वेश्चन को देखो, समझ तो गए हो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन पे आंसर की बात आती है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले बताओ, देखो जो इंटरकास्ट मैरिज है ना, कास्ट और उसके रिलेटेड क्या क्या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बनते हैं। सोशो इकोनॉमिक पैरिटी जो आपकी है
एंड इंटरकास्ट मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है, इससे देखो क्या होगा, इससे फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होगा, रिड्यूस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के सिस्टम वाला जो मामला होता था ना, वो ख़त्म होगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छी क्रिएट होंगी, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर, चैलेंजेस में रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस तो हैं। अब कोई हिंदू मुसलमान से शादी करेगा तो कल्चरल डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, या किसी और धर्म में करते हैं, सोशल प्रेशर बढ़ेगा, स्टिग्मा बढ़ेगा। तो चेंजिंग ट्रेंड में डेफिनेटली ये देखा जा रहा है कि जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं रिमेन लेस कॉमन देन इंटरकास्ट मैरिजेस, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ना यंगर जनरेशन जो है वो इंटर रिलीजियस यूनियन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया देखो एक डाइवर्स एंड कॉस्मोपॉलिटन रिलीजन है, तो इसलिए वो इस चीज़ को बहुत आराम से इस बात को ले रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, इट शुड बी देयर, ठीक है ना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें 150 वर्ड और 10 मार्क्स का है ये। इन डीलिंग विद सोशो इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। कह रहा जब भी कोई सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो ना गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर को मिल के काम करना चाहिए कोलैबोरेशन में, तो उससे काफ़ी लाभ होगा। देखो कोलैबोरेटिव मॉडल तो हमेशा ही डेवलपमेंट एफर्ट के लिए अच्छा ही रहा है। कैसे अच्छा रहा है, कह रहा देखो इससे ना PPP जॉइंट वेंचर्स के तहत अगर आप कोई भी मान लो हेल्प करते हो किसी की, या कोई नया सोल्यूशन निकालते हो, तो इससे हमारी पब्लिक सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, पब्लिक सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी। कंसेशंस मिलेगा, गवर्नमेंट कैन गिव कंसेशन टू प्राइवेट कंपनीज। PP डायलॉग होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट डायलॉग रहेगा, तो उससे नई अपॉर्चुनिटी, एड्रेस चैलेंज करने के नए तरीके खोजे जा सकते हैं। फिर एनजीओ का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई ये को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी एनजीओ जो है वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करेगी प्रोग्राम। पॉलिसी इन्फ्लुएंस इससे ज़्यादा बढ़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मॉनिटरिंग भी एनजीओ बैठ के कर सकता है, फिर मॉनिटरिंग कर देगा। प्राइवेट सेक्टर का क्या फ़ायदा हो जाएगा, CSR के लिए भी काम करेगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं करेगा। इससे इन्वेस्टिंग अच्छी होगी, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। ये सारी बातें लिखना कि अगर हम कोलैबोरेटिव मॉडल पे चलते हैं तो हम इस लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा कर देंगे और हमारा SDG गोल्स पूरे हो जाएंगे। SDG गोल 2030 को फुलफ़िल करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड एंड to their because of their highest achievement in the domain of art and architecture। कमेंट करना है आपको इस पर। देखो ग्रेट चोलास की अगर आप बात करते हो तो अनडाउटेडली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, आप भी जानते हो उनकी लेगेसी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भाई लोहा मानते हैं लोग। इन्हीं के पीरियड में याद करो टेम्पल आर्किटेक्चर आया। क्या आया था, टेम्पल आर्किटेक्चर आया। कैसे आया, क्योंकि द्रविडियन स्टाइल यहीं से आया, क्रिएट हुआ द्रविडियन स्टाइल, यानी चोलास ने एकदम परफेक्ट डिज़ाइन किया था द्रविडियन स्टाइल को। गोपुरम बनाना, काविंग करना, मंडपास बनाना, बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजावर, ये सब उसी की बातें हैं। फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, इसकी बहुत चोलास ने रिनाउंड थे इसको बनाने के लिए, बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रिलियंस रखते थे। फिर चोला के अपने ब्रॉन्ज भी होते थे, डेवलप किया था उन्होंने, डिस्कवर करा था। और उसके बाद लिटरेरी अचीवमेंट बहुत सारी हैं इनकी। क्या क्या, टेम्पल, तमिल का लिटरेचर, तमिल का चोला ब्रॉन्ज एंड तमिल लिटरेचर बहुत सारा इन्होंने उस पर काम करा है। कल्चरल इन्फ्लुएंस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा था, सिंबल था तमिल प्राइड का। तो ग्रेट चोलास ने आप समझो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर, टेम्पल पर, स्कल्पचर्स पर लिटरेरी अचीवमेंट बहुत करी है, इसीलिए इनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 पता है क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाउ फार इज़ इट करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो 1914 to 14 तक हुई, was fought essentially for the preservation of balance of power। अब देखो ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 15 नंबर का है, सॉरी मैंने आपको शायद वहाँ 20 नंबर का बोला था, इट्स 15 मार्क्स, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना वॉज फॉट प्राइमरली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। देखो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ब्रेक डाउन तो था ही, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट आप लिखना इसमें यूरोपियन अलायंस। क्या लिखोगे? यूरोपियन अलायंस, यानी जो इंट्रिकेट वेब पूरा एक क्रिएट हुआ, एक अलायंस फॉर्म हुई, एक सिस्टम क्रिएट हुआ, और वो इसीलिए था कि कोई भी सिंगल नेशन किसी को डोमिनेट ना करे और बैलेंस ऑफ पावर हो। सेकंड लिखना कि देखो इंपीरियल राइवलरी भी थी ही, दोनों ही बातें हैं, इंपीरियल राइवलरी भी थी, कंपटीशन था कॉलोनीज़ में इकोनॉमिक डोमिनेंस का। फिर नेशनलिज्म भी एक कारण था, नेशनलिज्म एंड मिलिट्रलिज्म, ये भी एक कारण था। राइजिंग नेशनलिज्म के कारण भी यूरोप में ऐसा देखने को मिला। फिर ये देखा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कुछ और भी फैक्टर थे जिसकी वजह से वॉर इनिशिएट हुई। इकोनॉमिक राइवलरीज भी थी भाई, भूलो नहीं, इकोनॉमिक राइवलरीज भी थी मार्केट रिसोर्सेज के चलते। नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस भी कुछ थे, इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि तो आप पूरी तरह से बताना कि बैलेंस ऑफ पावर इन सभी जगहों पे करने के लिए ही करा गया था। मिस कैलकुलेशंस थी, कुछ डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स थे, गलत कैलकुलेशंस करी हुई थी, तो यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर थे। खाली आप ये मत लिखो कि बैलेंस ऑफ पावर ही सिग्निफिकेंट फैक्टर ज़रूर था, लेकिन एक सोल एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इसी वजह से था, क्योंकि इसके बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी हमने डिस्कस करी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव कर जाते हैं। क्या है? हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ आर हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब हम इस पे देखते हैं कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट्स का क्यों ऐसे असर देखने को मिला, इंग्लैंड की वजह से ऐसा क्या क्या हुआ। देखो चक्कर पता है क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ना इंग्लैंड में, इससे डिक्लाइन हो गया इंडिया का हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की